हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पीसीएसजे, एपीओ और अन्य न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ इन प्रश्नों को ईमानदारी के साथ हल कीजिए और अपनी भी तैयारी का अनुमान लगाइए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल विधिकारी पर पीसीएसजे से संबंधित आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और अन्य विषयों के प्रश्नों का जो संकलन है वो उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाके इनको अधिक से अधिक हल कीजिए और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। न्यायमूर्ति JS वर्मा की 2013 की रिपोर्ट में अप्रवेशन वाले यौन हमले के बारे में क्या संस्तुति की गई थी? तो न्यायमूर्ति JS वर्मा ने अप्रवेशन वाले यौन हमलों के बारे में ये कहा कि यह यौनिक हमला है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान किया जा सकता है। तो मानहानि का जो संज्ञान है वह किसी न्यायालय के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर किया जा सकता है और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 199 के अंतर्गत किया गया है। तो मानहानि के बारे में जो कोई परिवाद है वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, और जबकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या जड़ है, पागल है या रोगी है या कोई पर्दानसीन महिला है, तो ऐसी स्थिति में उसकी तरफ से न्यायालय की अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परिवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसा जो कथन है वो परीक्षण के द्वारा साक्षी का विरोध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 162 1 के परंतुक में दिया गया है और ऐसे कथन का उपयोग अभियोजन के द्वारा न्यायालय की अनुमति से ही किया जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत ऐसे जो कथन है उसका प्रयोग मृत्युकालिक कथन के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो सीआरपीसी की धारा 93 खंड 3 के अनुसार डाकघर की तलाशी का वारंट जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर हाजिरी में भी साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। तो इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है, तो उसमें मामले में परिसीमा काल क्या होगा? तो परिसीमा काल के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 468 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार जो परिसीमा काल है 6 महीने होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष तक के अपराध से दंडनीय है, और 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अनधिक के कारावास के लिए दंडनीय है। तो यहाँ पूछा है सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है अर्थात केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसे स्थिति में परिसीमा काल 6 महीना होगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183 यह जो है खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति बनाए रखने के लिए प्रत्याभूति का उपबंध है? तो दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए उपबंध ये धारा 106 के अंतर्गत किया गया, जबकि धारा 108 के अंतर्गत राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत मांगी जाती है, और धारा 111 के तहत ऐसे मामलों में आदेश का दिया जाना प्रावधानित है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र कितनी है? तो धारा 27 में किशोर की उम्र जो है वो 16 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं उनको किशोर माना गया है। सीआरपीसी की धारा 27 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा अपराध जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और वह 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उस अपराध का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा या बालक अधिनियम के तहत सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है? तो सीआरपीसी की धारा 275 और 276 के अनुसार आपराधिक विचारण में साक्ष्य मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है, और धारा 277 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसा जो साक्ष्य है वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो ऐसी स्थिति में धारा 174 के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट,
एक ऐसे कृत्य का अभियुक्त है जो चोरी अथवा चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या आपराधिक न्यासभंग की कोटि में आ सकता है। तो अ को चोरी के लिए आरोपित किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का भी अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, भले ही उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए आरोपित नहीं किया गया था। और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 221 के अंतर्गत किया गया है। तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है। और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 401 में किया गया है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसे मामले में जबकि युक्तियुक्त आशंका हो कि उसने कोई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध किया है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अपराध को सीआरपीसी की धारा 2N में परिभाषित किया गया है। धारा 2N के अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो? तो धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत गैर जमानती मामलों में दी जाती है, और इसकी शक्ति केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है? तो हाई कोर्ट की जो पुनरीक्षण की शक्ति है वो धारा 401 में बताई गई है। नेक्स्ट, अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है। जहां तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है, तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में दिया था? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटे लाल के केस में दिया था। नेक्स्ट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 29 के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकता है, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन दोनों की जो दंड देने की शक्ति है वो समान है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है? तो धारा 97 यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है, और धारा 97 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। धारा 97 के अनुसार जबकि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से परिरुद्ध है या उसका अवैध परिरोध किया गया है या उसको निरुद्ध किया गया है, तो उसकी तलाशी के लिए वह वारंट जारी कर सकता है। इसीलिए धारा 97 बंदित प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? इसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो ऐसी स्थिति में धारा 174 लागू होगी। इसके अनुसार जबकि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या उसका मर्डर कर दिया गया है या उसे किसी जीव जंतु के द्वारा मार दिया गया है या सामान्य परिस्थिति से अन्यथा उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में वह निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा और जहां पे ऐसी डेड बॉडी है वहां पे जाएगा और घटना के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य को इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा के तहत जब तलाशी भारत से बाहर होनी है, तो अर्थात यहाँ भारत से बाहर तलाशी के बारे में पूछा गया है। तो जब भारत से बाहर तलाशी लेनी हो तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वो क्या जारी करेगा? तो न्यायालय ऐसी स्थिति में
प्रार्थना पत्र जारी करता है और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में कब जोड़ा गया? तो प्ली बार्गेनिंग अर्थात अभिवचन का संपणन जिसे कहते हैं या अभिवाक सौदेबाजी कहते हैं, इसे दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत सीआरपीसी में धारा 265A से लेके 265L तक की जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 149 में दिया गया है। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, ये धारा 151 के तहत की जाती है। जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति, ये धारा 131 में दी गई है। और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, तो ये धारा 45 में नहीं है बल्कि धारा ये 44 के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है? तो भरण पोषण की मांग, एक पत्नी जो जारता की दशा में रह रही है ये भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, और जो आपसी सहमति से अलग रह रही है ऐसी पत्नी भी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त दोनों भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला, संज्ञेय मामलों में इत्तिला अर्थात FIR, ये सही सुमेलित है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 154 के अंतर्गत किया गया है। और दूसरा है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, तो इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 161 में नहीं है बल्कि 160 के अंतर्गत दिया गया है। और पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, इसके बारे में प्रावधान 165 में दिया गया है। और जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 170 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से पहला विकल्प सुमेलित है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो भरण पोषण का दावा पत्नी, अवयस्क बच्चे और माता पिता कर सकते हैं, इसके अंतर्गत अविवाहित बहन नहीं आती है। नेक्स्ट, जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की गई किसी कार्यवाही के अभिलेख को पुनरीक्षण के लिए मंगाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पुनरीक्षण कहा जाता है। और पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 397 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। तो ऐसी जो पुलिस अधिकारी है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 46 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को सूचना थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किसे दी जाती है? तो सीआरपीसी की धारा 58 के अनुसार जबकि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अग्रिम जमानत ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान 438 के अंतर्गत किया गया है। अपील का संक्षिप्तः खारिज किया जाना, इसके बारे में प्रावधान धारा 384 के अंतर्गत किया गया है। दोष मुक्ति की दशा में अपील, इसके बारे में प्रावधान 378 में दिया गया है। और उच्च न्यायालय को निर्देश, तो इसके बारे में प्रावधान 395 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प ही सही सुमेलित है कि अपील का संक्षिप्त रूप से खारिज किया जाना, धारा 384। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, तो जांच को धारा 2G के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और जांच जो है यह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है और जांच एक न्यायिक कार्रवाई होती है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है। धारा 260 के अनुसार कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे हाई कोर्ट के द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया है, उपयुक्त सभी जो है ये संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अग्रिम जमानत, इसके बारे में प्रावधान 438 के अंतर्गत दिया गया है। अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना,
ये धारा 384 के अंतर्गत दिया गया है। दोष मुक्ति की दशा में अपील 378 में है ये, और हाई कोर्ट को निर्देश ये 395 के अंतर्गत है। अर्थात 2 को छोड़कर बाकी सुमेलित नहीं है, तो 1, 3, 4 दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें किया गया है? तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है, और 251 से लेकर 259 में मजिस्ट्रेट के समक्ष समन मामले के विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। 238 से लेकर 250 में वारंट मामलों का विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। 225 से 237 में यह कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? तो धारा 350 अपील से संबंधित नहीं है, बाकी धारा 86, धारा 449 और 454 यह अपील से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के समक्ष अर्थात 2 और 3 दोनों के समक्ष किया जा सकता है, और इसके बारे में प्रावधान धारा 438 के अंतर्गत सीआरपीसी में दिया गया है। नेक्स्ट, सही कथन को निर्दिष्ट कीजिए। संज्ञेय अपराधों में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यह कथन सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 41 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा हो गिरफ्तार कर सकता है। तो यह भी सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 43 के अंतर्गत किया गया है। तीसरा है, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुआ हो तो गिरफ्तार कर सकता है। यह भी सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 44 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति का प्रयोग भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है, और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 406 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 366 के अंतर्गत किया गया है, और जबकि ऐसी पुष्टि की जाती है तो वह कम से कम 2 जजों के पीठ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने का बलपूर्वक विरोध करता है तब पुलिस अधिकारी, तो पहला है, गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकता है। सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 46 के खंड 2 में किया गया है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जिसने कोई अपराध किया हो उसका मृत्यु नहीं कारित की जा सकती, बल्कि जिसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया हो उसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, और इसके बारे में प्रावधान धारा 46 के खंड 3 में दिया गया है। नेक्स्ट, गलत उत्तर बताइए। किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल क्या होगा? तो किसी अपराध के संज्ञान के परिसीमा काल के बारे में सीआरपीसी की धारा 468 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। धारा 468 के अनुसार किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल 6 महीने होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय है, 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है। तो ये गलत है, क्योंकि 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध के लिए कोई परिसीमा काल निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है? तो सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 307 के तहत किया गया अर्थात हत्या का प्रयास का जो अपराध है वो समनीय नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत, इसके बारे में प्रावधान धारा 106 के अंतर्गत किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 109 के अंतर्गत किया गया है। आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, इसके बारे में प्रावधान 110 के अंतर्गत किया गया है। और अन्य दशाओं में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूत के बारे में प्रावधान धारा 107 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से 4, 3, 1, 2
दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय अभियुक्त के अभियोजन को न्यायालय की अनुमति से वापस ले सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 321 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत कारागार में बंद किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो जो ऐसा कमीशन है वो धारा 271 के तहत जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ब को घोर उपहत कारित करने के लिए अ का विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है, तत्पश्चात ब मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में अ का आपराधिक मानव वध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है। पहला विकल्प सही है। और इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 300 के अंतर्गत किया गया है और यह प्रश्न भी धारा 300 के दृष्टांत ख पर आधारित है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है। तो यह धारा 303 के तहत ऐसा अधिकार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीआरपीसी के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया है। और आप हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट जैसे विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज पूरी उपलब्ध है। आप वहां जाके उनका अवलोकन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।